दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार कल तेजी देखने को मिली। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि सरकार ने डिविडेंड बायबैक स्प्लिट को लेकर नया फैसला ले लिया है। अब आप देख सकते हो इससे आने वाले समय में इन सरकारी कंपनियों से लोगों को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे इस संभावना ने पॉजिटिव माहौल बना दिया है। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे आईआरएफसी एफ&ओ में भी शामिल हुआ है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय नए निवेश की संभावना बनेगी। यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। एक तरफ तो एफआई की बाज़ार में बिकवाली हो रही है, लेकिन सामने उन सारे शेयरों में जहाँ पे एफआई की ज़बरदस्त बिकवाली है, सामने म्यूचुअल फंड खरीदार बन चुके हैं। तो कौन से म्यूचुअल फंड ने दाव लगाया उसमें जानने की कोशिश करेंगे और क्या ये अब तेज़ी का दौर में फिर से स्टॉक जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल बाजार में तो शानदार तेज़ी बनी, लेकिन वो तेज़ी अंत में जाके देख सकते हो नीचे की तरफ आ गई। इतना तेज़ी रही नहीं बाजार में, लेकिन आईआरएफसी के स्टॉक ने बेहतर किया है। आप देख सकते हो कल क्लोजिंग 145 के आसपास, जहाँ पे 4.92% की तेज़ी थी। बीएससी में लगभग 5% के आसपास की तेज़ी। वैसे इंट्राडे में 139 का लो बनाया था, वहाँ से 146 का हाई बनाया, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये 5 नवंबर को स्टॉक देखो कि 151 के आसपास था। फिर उसके बाद 6 नवंबर को इसमें तेज़ी बनी, 154 तक चला गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार भारी गिरावट हुई है। इस दौरान सभी के सभी शेयर ज़बरदस्त पीटे, लोगों का पोर्टफोलियो पूरी तरह से रेड हो गया। बहुत भारी लोगों को नुकसान हो, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या सब कुछ बेच के निकला जाए। क्योंकि देख सकते हो कि स्टॉक भी जो 154 के आसपास था, वो स्टॉक गिरते हुए यहाँ पर 139 के आसपास आ गया। लेकिन 14 तारीख को इसमें फिर एक थोड़ी-सी राहत मिली, क्लोजिंग पॉजिटिव हुई। तेज़ी तो नहीं बनी, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। उसके बाद 18 नवंबर को स्टॉक में फिर गिरावट हुई, 138 तक आ गया। उसके बाद इसने दौड़ना शुरू किया है। तो अब लगभग सभी शेयर जो गिरावट की चपेट में थे, उनमें फिर तेज़ी बननी शुरू हुई है। तो बाज़ार में कभी भी एक तरफ़ा गिरावट नहीं होती है। गिरावट होती है, वो एक अच्छा मौका होता है उन लोगों के लिए जो निचले लेवल से खरीदारी करना चाहते हैं। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आईपीओ भी आके 2-3 साल हुए। देख लो कि पिछले 3 सालों में इसने आईपीओ आने के बाद 516% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें, इसने 90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 19% की गिरावट हो चुकी है। और 1 मंथ की बात करें, यहाँ पे लगभग 1.69% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 5% की तेज़ी फिर से बनी है। तो फिलहाल पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक दबाव में और सभी के सभी शेयर नीचे है। तो देख सकते कि मंगलवार को बहुत ही शानदार जो तेज़ी हमने बाज़ारों में देखी है, उसके पीछे सरकार का फैसला। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पीएसयू कंपनियों के शेयर बायबैक, डिविडेंड पेमेंट, बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट से जुड़े नियमों में 8 साल बाद पहली बार बदलाव किया गया है। और इससे देखो कि आईआरएफसी के लिए भी एक बेनिफिट ये भी है कि अभी ये आईआरएफसी जो है वो फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेड करेगा। तो देख सकते हो कि जो नए नियम बनाए गए हैं, उस नए नियमों के तहत पीएसयू कंपनियों के पास विस्तार के लिए ज़्यादा कैश होगा। वही इन कंपनियों को टैक्स बाद होने वाले प्रॉफिट का न्यूनतम 30% या कुल नेटवर्थ का 4% शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में जारी करना अनिवार्य होगा। वही जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, वो टैक्स के बाद प्रॉफिट का 30% डिविडेंड के रूप में जारी करना उनके लिए अनिवार्य है। इनके लिए नेटवर्थ के 4% डिविडेंड वाले नियम को भी रद्द कर दिया गया है। बायबैक की बात करें तो सरकारी कंपनियां जीपीएससी, जिनका शेयर प्राइस पिछले 6 महीनों में लगातार बुक वैल्यू से कम है और उनकी नेटवर्थ कम से कम 3000 करोड़ रुपए और नकदी और बैंक बैलेंस 1500 करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी कंपनियों को शेयरों को बायबैक करने का विचार करना चाहिए। इसके अलावा भी सरकार के कई नियम में बदलाव किए गए हैं। तो ये जो नियम है, इसका फ़ायदा बाजार को देखने को मिलेगा और शेयर होल्डर को भी देखने को मिलेगा। आईआरएफसी ने रिसेंटली अपने शेयरधारकों को 0.8% यानी लगभग 80 पैसे का पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है 12 नवंबर 2024 थी। अभी आपके डीमैट अकाउंट में इसका डिविडेंड नहीं आया होगा, लेकिन जल्दी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। क्योंकि 12 नवंबर के पहले पहले जिनके भी डीमैट अकाउंट में शेयर थे, उन सभी को ये कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलने वाला है, जो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
दूसरी तरफ फ्यूचर ऑप्शन की जो अब की बार जो बदलाव किए गए हैं, फ्यूचर ऑप्शन में 45 नए स्टॉक को ऐड कर दिया गया है। तो सेबी के नए रूल्स के तहत अब इसमें आईआरएफसी, जियो फाइनेंशियल सर्विस, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हो चुकी है। इसके अलावा यस बैंक, जोमेटो भी शामिल हुई है। तो ये आईआरएफसी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो देख सकते हो कि सेबी द्वारा 30 अगस्त 2024 को निर्धारित स्टॉक चयन मानदंडों में सेबी से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर सदस्यों की सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित 45 अतिरिक्त प्रतिभूतियों को वायदा कारोबार के लिए अनुमोदन के लिए 29 नवंबर 2024 से यह ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। यानी आने वाले 29 नवंबर आपको याद रखना है, यह एफ में ट्रेड करने लगेंगे। तो देख सकते हो कि डबल अपॉर्चुनिटी इसके लिए, एक तरफ तो जो सरकार ने नियम में बदलाव और दूसरी तरफ एफ में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जिससे फ्रेश नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन जाएगी आईआरएफसी में, और एक तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो इक्विटी जिनके एफ सेक्शन में भाग देने के लिए पात्र वही होते हैं जो एनएसई जिसके अंदर उच्च तरलता है, और इसके अलावा जो दैनिक कारोबार में जो उनमें शेयरों में प्राइस की अप डाउन काफ़ी कम होती है, उन्हीं को वहाँ पे इसमें मौका मिलता है। तो ये सारी की सारी बातें जानने के बाद एफ में शामिल किया जाए। एफ में शामिल होने का मतलब यह है कि आने वाले समय इसमें एक शानदार तेज़ी की संभावना बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 86.36% के आसपास है। इसको निकट भविष्य में 75% पे लाना होगा, क्योंकि जो रूल्स है सरकार के उसके तहत किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% के ऊपर प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते। तो करीब 11.36% की जो ओएफएस लाना होगा। अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ऐसा लग रहा है कि ओएफएस आ सकता है। कोई भी गिरवी शेयर फिलहाल नहीं है। एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे 1.08% थी मार्च में, जो बढ़ के जून में 1.11% हुई थी, लेकिन फिलहाल सितंबर में 1.09% हुई है। तो एफआई फिलहाल बाजार में बिकवाल बने हुए। डीआई की बात करें उनकी 0.88% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 1.07% हुई बढ़ के, लेकिन फिलहाल अनचेंज रही है सितंबर में। म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो 0.18% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 0.55% हुई, फिलहाल 0.15% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घटी है। लेकिन अभी अक्टूबर में रिसेंटली म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी कर लिया फिर से, जो आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। अब अदर्स की बात करें 11.68% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 11.46% हुई, फिलहाल 11.48% की होल्डिंग, हल्की सी होल्डिंग जनरल पब्लिक की बढ़ी है। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। कौन से म्यूचुअल फंड ने दाव लगाए, तो 31 अक्टूबर के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ने 155 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 23.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ने 16.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ ने यहाँ पे 11.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 11.46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 9.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड ने 8.79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेडेड ने 8.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 4.88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कुछ बड़े म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने जम के खरीदारी की है, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। जिस तरह से आईआरएफसी में म्यूचुअल फंड लौट के आए, जम के अक्टूबर मंथ में निवेश किया है, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि उनको भी लग रहा है कि स्टॉक फेयर वैल्यू पे आ चुका है। और वैसे भी आईआरएफसी जो रेलवे सेक्टर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है, और जो जितनी चाहे पावर फाइनेंस कंपनियां हो या फिर रेलवे सेक्टर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, उन सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि सरकार इस समय रेलवे सेक्टर के लिए भी बहुत सारा कैपेक्स बढ़ा चुकी है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।